Hello everyone, today I am going to discuss the topic continuity and differentiability। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शन के ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं और किस फंक्शन के ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली नहीं, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि किस फंक्शन के ग्राफ जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, तो जब हम लोग किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, बिना पेन को उठाए अगर हम लोग बनाते हैं तो वैसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे सपोज करिए मैं ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल टू एक्स का, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये भी ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं अगर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ द एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये भी ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाऊं तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये भी ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं इन जिस भी ग्राफ को बना रहा हूं उस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। जैसे यहां से ये ग्राफ बनाने में मुझे पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। जैसे मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये भी ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब मैं अगर बात करूं, ये तो था नॉर्मल बस समझने के लिए कि किस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। जब मैं ग्राफ बनाऊं और ग्राफ बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट ना करना पड़े, वैसे ग्राफ क्या होते हैं, वैसे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूं कि मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें, हम लोग चेक करें कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है, जो फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो तीनों इक्वल होना चाहिए और इक्वल के साथ में फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। RHL का मतलब क्या हुआ, RHL का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी प्लस सी। क्यों, हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू सी पे चेक कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो सी पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ सी। अच्छा, ये तीनों इक्वल ही नहीं, इक्वल के साथ में ये फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर RHL LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हैं, ठीक है, और इक्वल के साथ फाइनाइट क्वांटिटी है, तब तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर तीनों बराबर हैं और तीनों बराबर के साथ में इनफाइनाइट क्वांटिटी है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मैंने ले लिया क्वेश्चन, सपोज करिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसे मुझे चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा। तो इसका जो राइट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो x इज इक्वल टू 4 पे मैं इसका राइट हैंड लिमिट चेक करता हूं। तो जो इसका राइट हैंड लिमिट बनेगा वो बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स।
मतलब राइट हैंड लिमिट का मतलब कि 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का मतलब 4.00001 मैं इस फंक्शन में रखूंगा। जब मैं इस फंक्शन में रखूंगा 4 प्लस, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये बनेगा आपका 19। इसी तरह मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 19। अब मैं अगर इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करूं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा 19। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है, और इक्वल के साथ में क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है। तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोग ऐसे RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है और फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन मेरा जो है कंटिन्यूअस है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, कुछ फंक्शंस के मैं ग्राफ लेता हूं, ठीक है, और हम उस ग्राफ को देख के समझेंगे कि क्या वो कंटिन्यूअस ग्राफ है या फिर नहीं। जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया कुछ इस टाइप से, यहां पे सपोज करिए 1 2 और ये 3 है, ये 1 2 3। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लोग जब लेफ्ट से इसको अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी 3। अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मतलब राइट से अप्रोच करने पे, तो अगर हम लोग इसको राइट से अप्रोच करें तो RHL भी आएगा मेरा 3, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एग्जैक्ट 2 पे, तो एग्जैक्ट 2 पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा मेरा 3। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं एक और ग्राफ लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया 1 2 दैट इज 3 1 2, इसको आगे प्रोसीड कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 3। अच्छा, अब मैं बात करूं, अब मैं चेक करता हूं एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी, अगर इसको हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करें तो लेफ्ट से अप्रोच करने पे ये जो वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है 2। अगर हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने पे जो मुझे दिखेगा वो 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट इसका 2 आ रहा है, और अगर हम लोग इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करें एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वो कितना है, वो मेरा 3 है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि RHL, देखिए इसका LHL और RHL तो इक्वल है, इसका LHL और RHL तो इक्वल है, बट इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या x इज इक्वल टू 3 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि यस, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है उनकी वैल्यू क्या आ रही है, उनकी वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब मैं लेता हूं कोई फंक्शन, वैसे मैं नोट के लिए बता दूं, आप नोट करके इसको लिख सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन भी लगाया था, तो उस क्वेश्चन में हमने देखा कि हम एक पॉलिनोमियल पे ही डिस्कस कर रहे थे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हैं कि जितने भी मेरे पॉलिनोमियल्स हैं वो कंटिन्यूअस होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसे अगर हम लोग बात करें कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है? तो इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं कि क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। अगर हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1 होगी एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो -1। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो साइन एक्स का ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो अपने डोमेन में, वो किसी भी रियल नंबर्स के लिए जो साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरह हम लोग अगर कॉस एक्स को देखें कि क्या कॉस एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस है, तो अगर हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हो गया मेरा कॉस एक्स का ग्राफ। यहाँ पे हो गया पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2। कॉस एक्स जो होता है वो अपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। और अगर हम लोग साइन की बात करें तो जो मेरा साइन होगा वो अपने n पाई पे 0 होता है, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या फिर -पाई -2 पाई -3 पाई पे 0 होता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स जो होता है अपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, इन सब पे क्या होता है 0। तो जनरली अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि cos x भी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अब अगर हम लोग बात करें tan x की, अब अगर हम लोग बात करें y इज इक्वल टू tan x की, तो tan x का अगर हम लोग ग्राफ ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा x डैश y डैश y ओरिजिन। तो tan x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पे हम लोग क्या देख रहे हैं? पाई बाई 2 पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पाई बाई 2 पे tan की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है। इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब कि जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो अगर हम लोग बात करें tan x का, तो tan x यहां से लेके यहां तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही हम लोग पाई बाई 2 पे पहुंचते हैं तो पाई बाई 2 पे जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया
कि अगर हम लोग किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए और इक्वल के साथ में फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो जैसा कि अगर मैं देखूं कि π/2 पे, तो π/2 पे जो tan की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जा रही है, तो मैं बोलूंगा कि जो tan होगा वो कंटिन्यूअस तो है बट वो π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसा कि अगर हम लोग इसको और भी आगे ड्रॉ करें तो 0 π/2 π एंड 3 π/2, तो मैं बोल सकता हूं कि जो tan x है, tan x कंटिन्यूअस तो होता है बट अपने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। जो आपका tan x होता है वो अपने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसके अलावा अगर मैं किसी छोटे इंटरवल पे या मैं किसी छोटे पॉइंट पे डिस्कस करूं, तो छोटे पॉइंट पे, किसी छोटे इंटरवल या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो tan x होगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग GIF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मैं सपोज करिए एक फंक्शन मैंने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, यही GIF का सिंबल होता है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, 0 1 2 3 4 -1 -2। कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये कुछ हमें स्टेप टाइप का दिख रहा है, ये हमें कुछ स्टेप टाइप का दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, हम लोग इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कंटिन्यूटी की, तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट हैं, इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होते हैं उस इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक इंटीग्रल पॉइंट मैंने 2 ले लिया, तो 2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो अपने इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं अगर इंटीग्रल पॉइंट न लूं, मैं x की वैल्यू ऐसे लूं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, तो इसमें जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है तो इसमें ये ग्राफ कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम लोग अपने इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करें, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को उसके इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करें, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ग्राफ कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो हमने इसके ग्राफ को देख के समझा कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग मैथमेटिकली इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं किसी इंटीग्रल पॉइंट पे और चेक करते हैं कि क्या ये डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। तो मैं बात करूं अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ द x, और यहां पे मैं बोलूं कि मुझे जो x रखना है वो मुझे x रखना है इंटीजर में से, ये जो z है ये इंटीजर है, तो मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूं कि क्या ये कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग एट x इज इक्वल टू k पे चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, k क्या है मेरा, जो k है, k एक इंटीजर है, k की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है।
वो 1 2 3 4 5 या फिर 0 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग इसको जो चेक करने वाले हैं, इसकी कंटिन्यूटी, वो हम लोग x इज इक्वल टू k पे चेक कर रहे हैं, और k क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो जो इसका राइट हैंड लिमिट बनेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू k प्लस एफ ऑफ x। तो हम लोग फंक्शन में k से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा बनेगा k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो k प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो k ही होगा। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि क्या k ही होगा। अच्छा, तो जैसे k मेरा क्या है, k मेरा कोई एक इंटीग्रल पॉइंट है, k मेरा क्या है, कोई एक इंटीग्रल पॉइंट है। जैसे मैं सपोज करिए कि मैं k को 2 ले रहा हूँ, जैसे मैं k को क्या ले रहा हूँ, k की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं k की वैल्यू 2 ले रहा हूँ और 2 में मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने का मतलब कि मैं 2 में 0.00001 ऐड कर दूं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही होगा। इसका मतलब कि k प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, k ही होगा। तो इसी तरह अगर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू k माइनस एफ ऑफ x, तो ये बन जाएगा k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो k माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो k माइनस 1 होगा। कैसे k माइनस 1 होगा, कि k हम लोग कोई एक इंटीजर ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने अपना k जो इंटीजर लिया हुआ है वो 2 लिया हुआ है। तो अच्छा, 2 में से अगर हम लोग कोई थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करें और वापस से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करें, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके लेफ्ट वाला ही इंटीजर होता है। तो जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो 2 ही बनेगा, मतलब k था तो k ही बनेगा। लेकिन अगर हम लोग k में से थोड़ी सी क्वांटिटी, k क्या है, कोई इंटीजर है, और इस इंटीजर में से मैं क्या करूं, थोड़ा सा कम कर दूं। थोड़ा सा कम करने का मतलब 2 में से मैं थोड़ा सा कुछ सब्सट्रैक्ट कर दूं, लाइक 0.00001, तो ये मेरा बन जाएगा 1.99999। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा 2 था, 2 से थोड़ी सी क्वांटिटी कम करने पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बना वो क्या बन गया, 1 बन गया। तो इसी तरह जो मेरी वैल्यू k थी, k में से थोड़ी सी क्वांटिटी कम करने पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बना वो क्या बन गया, k माइनस 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इसका राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at all integral point, at all integral point। अच्छा, अब हम लोग सिग्नम फंक्शन को देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर हम लोग बात करें सिग्नम फंक्शन की, तो सिग्नम फंक्शन मेरा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग मॉड x बाई एक्स भी लिखते हैं, मॉड x बाई एक्स, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, या फिर हम लोग इसको x अपॉन मॉड x भी बोलते हैं, वेर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और जब हम लोग वैल्यू 0 से इंक्रीज करेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स 1 आएगा, और जब वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा वो -1 होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, कि इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और इस फंक्शन को लिखने का एक और वे है। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो वैल्यू 1 आएगी, जब x की वैल्यू 0 हो तो वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वैल्यू -1 आएगी। तो सिग्नम फंक्शन को लिखने का जो तरीका है वो 3 तरीके हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर हम लोग फंक्शन को ब्रेक करके लिखें तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि क्या ये 0 पे, अगर मैं चेक करूं कि 0 पे एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये फंक्शन
कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग चेक करें तो एट x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ है, ये फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एट x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब ये फंक्शन कैसा होगा, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एंड x इज लेस देन 0, जब मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूं, जब मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूं, तब भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मुझे ग्राफ बनाने के लिए अपने पेन को क्या करना पड़ रहा है, लिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि x की वैल्यू अगर हम लोग 0 से बड़ी करें तो 0 से बड़ी करने पे ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और अगर x की वैल्यू हम लोग लेस देन 0 रखें, 0 से छोटी, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ओवरऑल क्या है कि जो सिग्नम फंक्शन है आपका वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बट अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 हो तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा।